नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बिल्कुल। और हाँ, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। आज हम NCERT विज्ञान कक्षा 9 के ध्वनि यानी साउंड पार्ट 2 चैप्टर से टॉप 30 सवाल करने वाले हैं। जी। ये सवाल न्यूमेरिकल, सोनार, सोनिक बूम और मैक नंबर पर आधारित है और रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेगा क्विज मैराथन। चलिए। तो प्रश्न संख्या 1, एक पनडुब्बी से भेजी गई सोनार यानी SONAR तरंग 4 सेकंड बाद वापस आती है। 4 सेकंड बाद। यदि समुद्र के पानी में ध्वनि की चाल 1500 ms है तो समुद्र की गहराई ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं A 1500 मीटर, B 3000 मीटर, C 6000 मीटर और D 750 मीटर। जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B 3000 मीटर। 3000 मीटर? ये कैसे हुआ? देखिए, यहाँ जो कुल समय दिया है 4 सेकंड, वो तरंग के नीचे जाने और फिर वापस ऊपर आने का मतलब टोटल टाइम है। अच्छा, आने जाने दोनों का? बिल्कुल। हमें तो सिर्फ गहराई चाहिए यानी एक तरफ की दूरी, तो हम समय को आधा कर देंगे। मतलब 4 का 2 सेकंड? एकदम। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। मतलब 1500 को 2 से गुणा किया तो आ गया 3000 मीटर। समझ गया। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। मैक नंबर यानी माक नंबर निम्नलिखित में से किसका अनुपात यानी रेशियो है? ऑप्शंस हैं A ध्वनि की चाल वस्तु की चाल, B वस्तु की चाल ध्वनि की चाल, C वस्तु की चाल प्रकाश की चाल या D ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन B वस्तु की चाल ध्वनि की चाल। बेसिकली मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब वस्तु की रफ्तार को ध्वनि की रफ्तार से भाग दे दीजिए। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। सोनिक बूम के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? ऑप्शंस हैं A अनुप्रस्थ तरंगे, B प्रघाती तरंगे जिन्हें शॉकवेव्स भी कहते हैं, जी। C रेडियो तरंगे या D विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सोनिक बूम से पैदा होती हैं ऑप्शन B प्रघाती तरंगे यानी शॉकवेव्स। शॉकवेव्स। जी। जब कोई भी वस्तु जैसे कोई फाइटर जेट ध्वनि की गति से तेज चलती है तो वो हवा में एक शॉक वेव पैदा करती है और उसी को हम जमीन पर सोनिक बूम की तरह सुनते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक न्यूमेरिकल, प्रश्न संख्या 4। एक लड़ाकू विमान 680 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ रहा है। ठीक है। यदि उस ऊंचाई पर ध्वनि की चाल 340 ms है तो विमान का मैक नंबर क्या होगा? ऑप्शंस A 1, B 0.5, C 2 या D 4। ये तो बहुत सीधा है। सही जवाब है ऑप्शन C 2। दो कैसे? अभी हमने मैक नंबर का फॉर्मूला देखा था, वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल से भाग देना है। हाँ। तो बस 680 को 340 से भाग दे दीजिए, जवाब आ जाएगा 2। मतलब विमान मैक 2 की स्पीड से उड़ रहा है। ध्वनि से दुगनी रफ्तार। बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 5। सोनार का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं A साउंड नेविगेशन एंड रिफ्लेक्शन, B साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, C सोलर नेविगेशन एंड रेंजिंग और D साउंड नलिफिकेशन एंड रेंजिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन B साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेंजिंग। जी, रेंजिंग जिसका मतलब भी होता है दूरी का पता लगाना। इसका इस्तेमाल पानी के नीचे जहाजों या दूसरी चीजों का पता लगाने के लिए होता है। सही है। प्रश्न संख्या 6। 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड क्या होगा? ऑप्शंस A 0.02 सेकंड, B 0.002 सेकंड, C 0.2 सेकंड और D 2 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन B 0.002 सेकंड। ओके। देखिए, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, T = 1F। बिल्कुल। तो T निकालने के लिए हम 1 को 500 से भाग देंगे और जवाब आएगा 0.002 सेकंड। बहुत अच्छे। चलिए प्रश्न संख्या 7। सोनार में हम किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं?
ऑप्शंस हैं ए अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, बी श्रव्य ऑडिबल, सी पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक या डी कोई भी ध्वनि तरंग। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स ही क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो पानी में बिना बिखरे बहुत दूर तक जा सकती हैं। इससे हमें साफ सिग्नल मिलता है। अच्छा, एक सेकंड, एक कमेंट आया है। पवन कुमार लिखते हैं, जी। सर जी यहाँ हम न्यूमेरिकल से लड़ रहे हैं और घर वाले कह रहे हैं कि रेलवे में लग जाएगा तो ब्याह करा देंगे, दुविधा में जान फंसी है। पवन जी मेहनत करते रहिए, न्यूमेरिकल भी लगेंगे और ब्याह भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। एक ध्वनि तरंग की चाल 440 ms और आवृत्ति 220 हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होगी? ऑप्शंस ए 2 मीटर, बी 0.5 मीटर, सी 20 मीटर, डी 4 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 मीटर। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। मतलब चाल इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है। हमें तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन न्यू हो जाएगा। तो 440 को 220 से भाग दे देंगे। जी, और जवाब आएगा 2 मीटर। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 9। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस घटना का उपयोग करते हैं? ए परावर्तन रिफ्लेक्शन, बी अपवर्तन रिफ्रैक्शन, सी प्रतिध्वनि निर्धारण एकोलोकेशन, डी विवर्तन डिफ्रैक्शन। इसका सही जवाब है सी, प्रतिध्वनि निर्धारण, जिसे एकोलोकेशन कहते हैं। एकोलोकेशन। हाँ, चमगादड़ एक तेज आवाज निकालते हैं और वो आवाज चीजों से टकरा कर वापस आती है, जिससे सुनकर वो अपना रास्ता और शिकार ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सोनार की तरह। एकदम। अगला सवाल। प्रश्न 10। किसी वस्तु की चाल को मैक 1 कहा जाता है जब वह ए प्रकाश की गति से चले, बी ध्वनि की गति से आधी गति से चले, सी ध्वनि की गति के बराबर चले, डी ध्वनि की गति से 2 गुनी गति से चले। सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि की गति के बराबर चले। मैक 1 का मतलब ही है कि वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल बराबर है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों 10 सवाल पूरे हो गए हैं। जी। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 11। सोनार द्वारा भेजी गई पराश्रव्य तरंग 6 सेकंड में लौटती है। यदि पानी में ध्वनि की चाल 1530 ms है तो वस्तु की दूरी क्या है? ऑप्शंस ए 9180 मीटर, बी 4590 मीटर, सी 3060 मीटर, डी 1530 मीटर। ये बिल्कुल पहले सवाल जैसा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 4590 मीटर। अच्छा, समय को फिर से आधा करेंगे। एकदम। 6 सेकंड का आधा हुआ 3 सेकंड और फिर 1530 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ गया 4590 मीटर। बिल्कुल सही। ठीक है। प्रश्न 12। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.5 मीटर की तरंग दैर्ध्य की तरंग भेजता है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? ऑप्शंस ए 1000 ms, बी 100 ms, सी 160 ms, डी 400 ms। यहाँ हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। जी, तो 400 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000 ms। सही जवाब है ऑप्शन ए। बहुत अच्छे। प्रश्न 13। मैक संख्या 1 वाली गति को क्या कहा जाता है? ए सबसोनिक, बी सुपरसोनिक, सी हाइपरसोनिक, डी इंफ्रासोनिक। मैक 1 से ज्यादा की गति को कहते हैं ऑप्शन बी सुपरसोनिक। और मैक 1 से कम को? उसे सबसोनिक कहते हैं। 0.05 सेकंड है। इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शंस ए 5 हर्ट्ज, बी 200 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज, डी 50 हर्ट्ज। यहाँ हमें आवृत्ति निकालनी है तो हम फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे, F इज इक्वल टू 1T। F इज इक्वल टू 1T मतलब 1 को 0.05 से भाग देंगे। जी, और जवाब आएगा 20 हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन है सी। ओके। अरे एक और कमेंट आया है हरियाणा से। अच्छा। मोलिका लिखती हैं, मासाब या जीके तो इसी लागे है जिस तरियां बिना तार का हारमोनियम हो, सुर कदे लागते कोनी।
मोनिका जी प्रैक्टिस करती रहिए, सुर भी लगेंगे और नौकरी भी। बिल्कुल सही कहा। चलिए प्रश्न 15। सोनिक बूम में निहित ऊर्जा ए बहुत कम होती है, बी मध्यम होती है, सी बहुत अधिक होती है, डी शून्य होती है। सोनिक बूम में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ये इतनी ज्यादा होती है कि इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट सकते हैं। बाप रे। ठीक है। प्रश्न 16। सोनार तकनीक मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होती है? ए अंतरिक्ष अन्वेषण में, बी चिकित्सा में, सी भूमि सर्वेक्षण में, डी पानी के नीचे नेविगेशन में। इसका मुख्य उपयोग होता है ऑप्शन डी, पानी के नीचे नेविगेशन में। जैसे समुद्र की गहराई नापना या पनडुब्बियों का पता लगाना। बिल्कुल। प्रश्न 17। यदि एक विमान मैक 3 पे उड़ रहा है और ध्वनि की चाल 330 ms है, तो विमान की चाल क्या है? ए 110 ms, बी 330 ms, सी 660 ms, डी 990 ms। यहाँ हमें विमान की चाल निकालनी है। मैक नंबर 3 है, मतलब विमान की चाल ध्वनि की चाल से 3 गुना है। अच्छा, तो बस 330 को 3 से गुणा कर देंगे। जी, जवाब आएगा 990 ms, यानी ऑप्शन डी। समझ गया। प्रश्न 18। 0.005 सेकंड के आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति क्या है? ए 20 हर्ट्ज, बी 200 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, डी 500 हर्ट्ज। फिर से वही फॉर्मूला, F = 1O, तो 1 को 0.005 से भाग देंगे। जवाब आएगा 200 हर्ट्ज। सही ऑप्शन है बी। ठीक है। प्रश्न 19। शॉक वेव का दूसरा नाम क्या है? ए ध्वनि तरंग, बी प्रकाश तरंग, सी प्रघाती तरंग, डी ज्वारीय तरंग। शॉक वेव को हिंदी में ऑप्शन सी प्रघाती तरंग कहते हैं। प्रघाती तरंग। जी। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, प्रश्न 20। मैक नंबर 1 राशि है? ए सदिश, वेक्टर, बी अदिश, स्केलर, सी विमाहीन, डायमेंशनलेस, डी मौलिक। फंडामेंटल। मैक नंबर 1 विमाहीन यानी डायमेंशनलेस राशि है, ऑप्शन सी। ये विमाहीन क्यों है? क्योंकि ये स्पीड का स्पीड से ही रेशियो है, तो यूनिट्स आपस में कट जाती हैं, कोई विमा नहीं बचती। शानदार। हमने 20 सवालों का पड़ाव पार कर लिया है। कीप द एनर्जी हाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बिल्कुल। यदि ध्वनि की चाल 340 ms है, तो पहाड़ियों के बीच की दूरी क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी है। ऑप्शंस हैं ए 1700 मीटर, बी 850 मीटर, सी 510 मीटर, डी 340 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 850 मीटर। 850 कैसे? देखिए, पहली पहाड़ी की दूरी होगी 340 गुणा 3/2, मतलब 340 मीटर। हाँ, समय को आधा कर दिया। और दूसरी पहाड़ी की दूरी होगी 340 गुणा 3/2, मतलब 510 मीटर। अच्छा। और दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी इन दोनों दूरियों का जोड़ होगी। 340 + 510 = 850 मीटर। वाह, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक कमेंट है पंजाब से। बताइए। जसप्रीत सिंह का कमेंट है, सर जी फिजिक्स दे न्यूमेरिकल ते मम्मी दी चप्पल पता नहीं कित्थों आके वजदी है। जसप्रीत जी, ध्यान से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल भी समझ आएंगे और चप्पल से भी बचेंगे। बिल्कुल। चलिए प्रश्न 22। हाइपरसोनिक गति को आमतौर पर किस मैक नंबर से ऊपर परिभाषित किया जाता है? ए मैक 1, बी मैक 2, सी मैक 5, डी मैक 10। हाइपरसोनिक गति होती है ऑप्शन सी मैक 5 से ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा तेज होती है। मैक 5 से ऊपर। ठीक है। प्रश्न 23। एक सोनार डिवाइस 40,000 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यदि पानी में इसकी चाल 1600 ms है, तो तरंग दैर्घ्य क्या है? ऑप्शंस ए 0.04 मीटर, बी 40 मीटर, सी 25 मीटर और डी 0.4 मीटर। यहां भी वही फॉर्मूला, लैम्डा = v न्यू। तो 1600 को 40,000 से भाग देंगे। जी, कैलकुलेट करने पर आएगा 0.04 मीटर। सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 24। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और अवरोध के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 10.2 मीटर, बी 17.2 मीटर, सी 27.2 मीटर और डी 34.4 मीटर। ये एक फैक्ट बेस्ड सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन बी
17.2 मीटर। हमारे कानों में कोई भी आवाज लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है, तो साफ प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम इतनी दूरी होनी जरूरी है। समझ गया? प्रश्न 25। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से धीरे चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? ए सुपरसोनिक, बी हाइपरसोनिक, सी सबसोनिक, डी ट्रांसोनिक। ध्वनि की गति से धीरे मतलब सबसोनिक, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न 26। 256 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले एक स्वरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फोर्क द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि हवा में ध्वनि की चाल 345 ms है? ऑप्शंस: ए 0.74 मीटर, बी 1.35 मीटर, सी 2.56 मीटर, डी 3.45 मीटर। फिर से लैम्डा इक्वल्स वी न्यू, मतलब 345 को 256 से भाग देंगे। जवाब लगभग 1.35 मीटर आएगा, तो सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 27। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? ए ध्वनि का अपवर्तन, बी ध्वनि का विवर्तन, सी ध्वनि का परावर्तन, डी ध्वनि का व्यतिकरण। सोनार काम करता है ऑप्शन सी ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर। तरंग जाती है, टकराती है और परावर्तित होकर वापस आती है। एकदम सही। प्रश्न 28। वाह, एक और मजेदार कमेंट पढ़िए। हाँ, दोस्तों ऐसी आत्माओं से सावधान रहें। बिल्कुल सावधान रहें। चलिए आखिरी दो सवाल। प्रश्न 29। एक सोनार सिग्नल को समुद्र तल तक पहुंचने और वापस आने में 5 सेकंड लगते हैं। यदि समुद्र के पानी में ध्वनि की चाल 1500 ms है तो गहराई क्या है? ऑप्शंस: ए 7500 मीटर, बी 1500 मीटर, सी 37500 मीटर या डी 300 मीटर। 5 सेकंड का आधा करेंगे जो हुआ 2.5 सेकंड। ठीक। फिर 1500 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3750 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 30। एक जेट विमान 1020 ms की गति से उड़ रहा है। हवा में ध्वनि की चाल 340 ms है। जेट का मैक नंबर क्या है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बहुत आसान। 1020 को 340 से भाग दे देंगे तो आएगा 3। जी, सही जवाब है ऑप्शन सी 3। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये मैराथन क्लास पसंद आई होगी। जाने से पहले याद दिला दें, इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। जी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में ऐसी और भी बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।